हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है जवानी ढल गई लेकिन कुंडली न मिली। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज शाम 8:30 बजे हम आ रहे हैं लाइव केविन एंड फैमिली ब्लॉग पर, तो अपना सहयोग देना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीपों की टेढ़ी मेढ़ी कतारों के कुछ दीप अपनी यात्रा समाप्त कर अंधकार के सागर में विलीन हो चुके थे, तो कुछ उजाले और अंधेरे के बीच की दूरी में टिमटिमा रहे थे। गली का शोर अब कभी कभार के पटाखों के शोर में बदल चुका था। दिव्या ने छत की मुंडेर से नीचे आंगन में झांका, जहां माँ को मुंडेर घेर पड़ोस की औरतें इकट्ठी थी। वह जानबूझकर वहां से हट आई थी। महिलाओं का उसे देखते ही फुसफुसाना, सहानुभूति से देखना, होठों की मन बन स्मृति दिव्या अपने अंतर मन में कहाँ तक झेलती। कहीं बात चली क्या? क्या बिटिया को बूढ़ी करने का इरादा है? वाक्य तो अब बासी भात से लगने लगे हैं, जिनमें न कोई स्वाद रहता है न नयापन। हाँ, जबान पर रखने की कड़वाहट अवश्य बरकरार है। काफ़ी देर हो गई तो दिव्या नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों पर ही रंभा मिल गई। बड़े बड़े फूल की साड़ी, कटी बाहों का ब्लाउज और जूड़े में झूलती वेणी। बहुत ही प्यारी लग रही थी रंभा। कैसी लग रही हूँ दीदी मैं? रंभा ने उसके गले में बाहें डालते हुए पूछा तो दिव्या मुस्कुरा उठी। यही कह सकती हूँ कि चांद में तो दाग है, पर मेरी रंभा में कोई दाग नहीं है, दिव्या ने प्यार से कहा तो रंभा खिलखिलाकर हंस दी। चलो ना दीदी, रोशनी देखने। पगली, वहाँ दीप बुझने भी लगे। तू अब जा रही है? क्या करती दीदी? मोहल्ले की डाकिया रमा चाची जो आई थी, तुम तो जानती हो अपने शब्द बाणों से वे माँ को कितना छलनी करती हैं। वहाँ मेरा रहना जरूरी था ना। दिव्या की आंखें छलछला आई। रंभा को जाने का संकेत करती वह अपने कमरे में चली आई। बत्ती बुझाने के पूर्व उसकी दृष्टि सामने शीशे पर चली गई, जहां उसका प्रतिबिंब किसी शांत सागर की याद दिला रहा था। लंबे छरहरे शरीर पर सौम्यता की पहनी गई सादी सी साड़ी, लंबे बालों का ढीला ढाला जूड़ा, तारे सी नन्ही बिंदिया। क्या उसका रूप किसी पुरुष को रिझाने में समर्थ नहीं है? पर बिस्तर पर लेटते ही दिव्या के मन के सारे तार झंझना उठे। 30 वर्षों तक उम्र की डगर पर घिसट घिसट कर बिताने वाली दिव्या का हृदय हाहाकार उठा। दिवाली का पर्व सतरंगे इंद्रधनुष में पिरोने वाली दिव्या के लिए अब न किसी पर्व का महत्व था, न उमंग थी। रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने का प्रतिदान वह आज तक झेल रही है। रूप, यौवन और विद्या, इन तीनों गुणों में संपन्न दिव्या अब तक कुंवारी थी। कारण था जन्म कुंडली का मिलान। तकिए का कोना भिगा महसूस कर दिव्या का हाथ अनायास ही उस स्थान को टटोलने लगा जहां उसके बिंदु आपस में मिलकर अतीत और वर्तमान की झांकी प्रस्तुत कर रहे थे। अभी 1 सप्ताह पूर्व की ही तो बात है। बैठक से गुजरते हुए हिलते पर्दे से उसने अंदर देख लिया था। पंडित जी की आवाज़ ने उसे अंदर झांकने पर मजबूर किया। आज किसका भाग्य विचारा जा रहा है? पंडित जी हाथ में पतरा खोले उंगलियों पर कुछ जोड़ रहे थे। कमरे तक आते हुए दिव्या ने हिसाब लगाया। 7 वर्ष से उसके भाग्य की गणना की जा रही है। खिड़की से आती धूप की मोटी तह उसके बिस्तर पर साधिकार पसरती हुई थी। दिव्या ने शुद्ध होकर खिड़की बंद कर दी। दीदी, बाहर से रंभा ने आते ही उसके गले में बाहें डाल दी। बाहर क्या हो रहा है? संभलते हुए दिव्या ने पूछा। वही गुणों के मिलान पर तुम्हारा दूल्हा तोला जा रहा है, रंभा ने व्यंग्य से उत्तर दिया। दीदी, मेरे समझ में नहीं आता, तुम आखिर मौन क्यों हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं रंभा? यही कि ढोकोसले बंद करो। 7 वर्षों से तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और तुम शांत हो। आखिर ये गुण मिलाकर क्या कर लेंगे? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते अम्मा बाबूजी ने छोड़ दिए इस कुंडली के चक्कर में, और वह इंजीनियर जिसके घर वालों ने बिना दहेज के सिर्फ तुम्हें मांगा था। चुप कर रंभा, अम्मा सुनेगी तो क्या कहेगी? सच बोलने से मैं नहीं डरती। समय आने दो, फिर पता चलेगा कि इनकी रूढ़िवादिता ने इन्हें क्या दिया। रंभा के जलते वाक्य ने दिव्या को चौंका दिया। जिद्दी एवं दबंग लड़की, जाने कब क्या कर बैठे। यूं तो उसका नाम रंभा था, पर रूप में दिव्या की रंभा से प्रतीत होती थी। माँ से किसी ने एक बार कहा था कि बहन, आपने नाम रखने में गलती कर दी। रंभासी तो आपकी बड़ी बेटी है, इसे तो कोई भाग्य वाला मांग कर ले जाएगा। तब माँ चुपके से उसके कान के पीछे काला टीका लगा जाती थी। कान के पीछे लगा काला टीका कब मस्तक तक फैल गया, स्वयं दिव्या ने भी नहीं जान पाई। बीएड करते ही एक इंटर कॉलेज में दिव्या की नौकरी लग गई तो शुरू हुआ सिलसिला ब्याह का।
तब पंडित जी ने कुंडली देखकर बताया कि वह मंगली है, उसका ब्याह किसी मंगली युवक से ही हो सकता है, अन्यथा दोनों में से कोई एक शीघ्र काल कवलित हो जाएगा। पहले तो उसने इसे हल्के फुल्के ढंग से लिया। जब भी कोई नया रिश्ता आता उसके गाल शुष्क हो जाते, दिल मीठी लय पर धड़कने लगता। पर जब कई रिश्ते कुंडली के चक्कर में लौटने लगे तब वह चौंक पड़ी। कई रिश्ते तो बिना दान दहेज के भी आए, पर अम्मा बाबूजी ने बिना कुंडली का मिलान किए शादी करने से मना कर दिया। धीरे धीरे समय सरकता गया और घर में शादी का प्रसंग शाम की चाय सा साधारण बैठक की तरह हो गया। एक दो जगह कुंडली मिली तो भी कहीं लड़का विधुर था, कहीं परिवार अच्छा नहीं था। आज घर में पंडित जी की उपस्थिति बता रही थी घर में फिर से कोई तामझाम होने वाला है। वही हुआ। रात्रि के भोज पर अम्मा बाबूजी की वही पुरानी बातचीत छिड़ गई। मैं कहती हूँ 21 गुण कोई माने नहीं रखते, 26 से कम गुण पर मैं शादी नहीं होने दूंगी। पर दिव्या की माँ, इतनी देर हो चुकी है, दिव्या की उम्र बीती जा रही है, कल को रिश्ते मिलने भी बंद हो जाएंगे। फिर पंडित जी का कहना है कि यह विवाह हो सकता है, कहने दो उन्हें। एक तो लड़का विदुर, दूसरे 21 गुण मिलते हैं। तभी वह रुक गई। रंभा ने पानी का गिलास जोर से पटका था। सिर्फ विदुर है, उससे पूछो बच्चे कितने हैं, ब्याह दीदी का उसी से करना, गुण मिलना जरूरी है। लेकिन रंभा का एक एक शब्द उमंगों के तरकस से छोड़ा हुआ बाण था, जो सीधे दिव्या को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस हुआ। क्या बकती है रंभा, मैं क्या तुम लोगों की दुश्मन हूँ? हम तुम्हारे ही भले की सोचते हैं कि कल को कोई परेशानी ना हो, इसी से इतना मिलान करते हैं। माँ की झल्लाहट स्वर में स्पष्ट झलक रही थी। और यदि कुंडली मिलाने के बाद भी जोड़ा सुखी ना रहा या कोई मर गया तो क्या तुम्हारे पंडित जी फिर से उसे जिंदा कर देंगे? रंभा ने चिढ़कर कहा। अरे कीड़े पड़े तेरी जुबान में, शुभ शुभ बोल। तेरे बाबूजी से मेरे सिर्फ 19 गुण मिले थे। आज तक हम दोनों विचारों में पूर्व पश्चिम की तरह हैं। अम्मा बाबूजी से बहस व्यर्थ जान रंभा वहां से उठ गई। दिव्या तो जाने कब की उठकर अपने कमरे में चली गई थी। 2-4 दिन तक घर में विवाह का प्रसंग सुनाई देता रहा, फिर बंद हो गया। फिर किसी नए रिश्ते की बाट जोहना शुरू हो गया। दिव्या का खामोश मन कभी कभी विद्रोह करने को उकसता, पर संकोची संस्कार उसे रोक देते। स्वयं को उसने माँ बाप एवं परिस्थितियों के अधीन कर लिया था। रंभा के विचार सर्वथा भिन्न थे। उसने बीए किया और बैंक की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रही थी। अम्मा बाबूजी के अंधविश्वासी विचारों पर उसे कुड़न होती थी। दीदी का तिल तिल जलता यौवन उसे उस गुलाब की याद दिलाता जिसकी एक एक पंखुड़ी को धीरे धीरे समय की आंधी अपने हाथों तोड़ रही हो। आज दिवाली की ढलती रात अपने अंतर्मन में कुछ रहस्य छिपाए हुए थी। तभी तो बुझते दीपों के साथ लगी उसकी आंख सुबह के हल्के शोर से टूट गई। धूप काफी निकल आई थी। रंभा उत्तेजित स्वर से उसे जगा रही थी। दीदी दीदी उठो ना, देखो देखो तो भला नीचे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है नीचे? कोई आया है क्या? हाँ दीदी, अनिल और उसके घर वाले। अनिल वही तो ना जो तुम्हारा मित्र है? हाँ, जो मुंशी परीक्षा में बैठा था। दिव्या उठ बैठी। हाँ दीदी, वही अनिल की नियुक्ति शाहजहाँपुर में हो गई है। दीदी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोचा था शादी की बात घर में चलाएंगे, पर कल रात अचानक अनिल के घर वालों ने अनिल के लिए लड़की देखने की बात की। तब अनिल ने उन्हें मेरे बारे में बताया। फिर दिव्या घबरा उठी। फिर क्या? उन लोगों ने तो मुझे देखा था। वह अनिल पर इस कारण नाराज हुए कि उसने उन्हें इस विषय में पहले क्यों नहीं बताया। वे और कहीं बात ही न चलाते। वे तो रात में ही बात करने आना चाह रहे थे, पर ज़्यादा देर हो जाने से नहीं आए। आज अभी आए हैं। और माँ बाबूजी वे क्या कह रहे हैं? दिव्या समझ रही थी कि रंभा का रिश्ता भी यूँ आसानी से तय होने वाला नहीं है। पता नहीं, उन्हें बिठाकर मैं पहले तुम्हें ही उठाने आ गई। दीदी तुम उठो ना, पता नहीं अम्मा उनसे क्या कह दे। दिव्या नीचे पहुंची तो उसकी नज़र सुदर्शन से युवक अनिल पर पड़ी। रंभा की पसंद की प्रशंसा उसने मन ही मन की। अनिल के बगल में उसकी माँ और बहन बैठी थी। सामने एक वृद्ध थे, संभवतः अनिल के पिताजी। उसने सुना। माँ कह रही थी, यह कैसे हो सकता है बहन जी? आप वैश्य और हम बंगाली ब्राह्मण, रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। कुंडली तो बाद की चीज़ है। पर बहन जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें भी रंभा पसंद है, अच्छी लड़की है, फिर समस्या क्या है? यह वृद्ध सज्जन का स्वर था। समस्या यही है कि हम दूसरी जाति में लड़की नहीं दे सकते। माँ के
स्वर पर मेहमानों का चेहरा सफ़ेद हो गया। अपमान एवं विषाद की रेखाएं उनके अस्तित्व को कुरेदने लगी। अनिल की नज़र उठी तो दिव्या के शांत सागर सी आंखों में उलझ गई। घने खुले बाल, सादी सी धोती और शरीर पर स्वाभिमान की तनी हुई कमान। वह कुछ बोलता, इससे पूर्व ही दिव्या की अपरिचित ध्वनि गूंजी। यह शादी अवश्य होगी माँ। अनिल रंभा के लिए सर्वथा उपयुक्त वर है। ऐसे घर में जाकर रंभा सुखी रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मैं जाति एवं कुंडली के चक्कर में रंभा का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगी। दिव्या, यह तू क्या बोल रही है? पिताजी का स्वर आश्चर्य से भरा था। बाबूजी, जो कुछ होता रहा मैं शांत होकर देखती रही, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। जो करते अच्छा ही करते। परंतु 7 वर्षों में मैंने देख लिया है कि अंधविश्वास का अंधेरा इस घर को पूरी तरह से समेट ले रहा है। रंभा मेरी छोटी बहन है, उसे मुझसे भी कुछ अपेक्षाएं हैं। जैसे मुझे आपसे थी, मैं उसकी अपेक्षा को टूटने नहीं दूंगी। यह शादी होगी और ज़रूर होगी। फिर वह अनिल की माँ की तरफ मुड़कर बोली, आप विवाह की तिथि निकलवा लें। रंभा आपकी हुई। अब आगे किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। पर रंभा सोच रही थी, दीदी नारी का वास्तविक प्रतिबिंब है, जो स्वयं पर हुए अन्याय को तो झेल लेती हैं, पर जब चोट उसके वात्सल्य पर या उसके अपनों पर होती है तो वह उसे सहन नहीं कर पाती। इसी कारण तो ढेरों विवाद और तूफान को अंतर में समेटे सागर सी शांत दिव्या आज ज्वार भाटा बनकर उमड़ आई थी। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंधविश्वास पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।